तो हमारी वर्केबिलिटी क्या होती है, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें आसानी होना, ठीक है, ईज ऑफ वर्क, ठीक है, चाहे वो बैचिंग हो, मिक्सिंग हो, प्लेसिंग हो, कॉम्पैक्टिंग हो, इन सब में आसानी होना, ठीक है। तो क्या बोलता है, इट मे बी डिफाइंड एज द ईज ऑफ विच विथ कॉन्क्रीट में बी मिक्सड, हैंडल्ड, ट्रांसपोर्टेड, प्लेस्ड इन द पोजिशन एंड कॉम्पैक्टेड। ये तीनों चीज़ मैंने समझाई है आपको, चारों पांचों जितनी भी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, अपने जो भारतीय स्टैंडर्ड है या जो हमारा आईएस बोलता है कि हमारा वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्क्रीट विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरनल वर्क नेसेसरी टू प्रोड्यूस फुल कॉम्पैक्शन। मतलब हमारा जो हार्ड करना या कॉम्पैक्ट करना, जैसे हम कभी भी कंक्रीट या सीमेंट की चीज़ों को पोर करते हैं ना, उसमें कूड़ते वक्त हमारे क्या हो जाते हैं, एयर बबल आ जाते हैं, ठीक है। ये एयर इंट्रेंड अलग चीज़ है, मेरे को पता है आपको डाउट आएगा कि मैडम एयर इंट्रेंड में तो आप खुद बबल बना के उसको इंटर्ड कर रहे हो, तो भैया ये लाइट वेट कॉन्क्रीट में हमको चाहिए रहता है, वो एक अलग हमारी आवश्यकता के अनुसार हम उसमें अलग चीज़ें कर रहे हैं। मगर हम जब हार्ड कंक्रीट या फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बना रहे हैं, मतलब एक ठोस स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसका वेट हमको, ये इतना वेट मिलेगा, मतलब फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट हमको बनाना है। अगर हमारा वेट पोला हो गया, अगर कंक्रीट में हमारे बबल आ गए डालते वक्त, कूड़ते वक्त, या हमारी काम करने में गलत तरीके से या मट्ठापंती से आ गए, या हमको आलसीपंती से हमारे मजदूर ने आलसी करी, तो क्या होता है, हमारा कंक्रीट वीक बनता है, उसमें कुछ समय के बाद फिर क्रैक आने लग जाते हैं, या फिर हमारा वाटर एब्जॉर्ब होने लग जाता है, या फिर हमारा प्लास्टर उखड़ता है, हेयर लाइन क्रैक, बाल के बराबर क्रैक आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको बाद में नहीं चाहिए, इस कारण से हम क्या करते हैं, हमारे कंक्रीट को कॉम्पैक्ट बनाते हैं, कॉम्पैक्शन देते हैं, ठीक है। मगर ये सारी चीज़ में जब हमको आसानी मिलती है, तो ये ओवरऑल क्या बोलते हैं हम इसमें, वर्केबिलिटी। देखो कभी भी हम कंक्रीट बनाते हैं ना, आपने कैसा कंक्रीट देखा होगा, बिल्कुल तरल वाला कंक्रीट देखा होगा, गीला देखा होगा, जो हम तगाड़ी में ऐसा हिलता है, मतलब बिल्कुल लिक्विडिटी वाला पेस्ट बनता है। मगर देखा जाए तो मजदूर वर्ग क्या करते हैं, या जो भी साइड में मिक्स करते हैं, वो क्या करते हैं, पाइप खोलते हैं। पाइप खोलना मतलब एक्यूरेसी का तबाह हो जाना, ठीक है। हमको जितनी स्ट्रेंथ चाहिए उस तरह की स्ट्रेंथ फिर नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो वो बनता है हमारा सूखा सूखा या थोड़ा सा ऐसा कंक्रीट बनता है। मगर उसमें क्या दिक्कत आती है बेटा, कि हमको कॉम्पेक्शन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। गीला रहेगा तो सबको पता है कि गीले में है ना क्या होगा, इजीली हमारा रॉड चल जाएगा, टेम्पिंग रॉड चल जाएगा, ठीक है। हालांकि अब टेम्पिंग रॉड का यूज़ नहीं होता, अब काय का यूज़ होता है, वाइब्रेटर्स का यूज़ होता है। वाइब्रेटर्स मतलब एक तरह की रॉड रहती है जो हम डाल देते हैं, उसके बाद क्या होती है, हमारी मोटर चलना शुरू हो जाती है, तो जिसके कारण वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, तो हमारा कंक्रीट में से जो भी एयर बबल रहते हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती है हमारे वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वर्केबिलिटी मतलब ईज ऑफ वर्किंग, ठीक है, काम करने में आसानी, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कौन कौन से तत्व हैं जो हमारे वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं या दिक्कत देते हैं, बताओ, अपने मन से बताओ। हाँ मैडम। कौन कौन से ऐसे तत्व है जिसके कारण हमारी ईज ऑफ वर्क रिमूव हो जाएगा, मतलब काम करने में आसानी हमको नहीं होगी, और किस तरह से होते हैं, बताओ। कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं, सामने दिख रहे हैं फिर भी समझ नहीं आ रहा है। क्या मतलब, मैं वन वे कन्वर्सेशन नहीं चाहती हूँ, ठीक है, मैं टू वे कन्वर्सेशन चाहती हूँ।
अगर मैं कुछ चीज़ पढ़ा रही हूँ तो उसको अगर आप सुन रहे हो तो आपको भी उतनी भागीदारी करनी पड़ेगी कि आपको भी रिटर्न में उतना ही आंसर देना पड़ेगा। जब मैंने वर्केबिलिटी समझाई आपको तब मैंने बताया कि हर चीज़ को आसानी होना वर्केबिलिटी होती है। अब उस आसानी में खलल कौन कौन सी चीज़ें डाल सकती है वो उतना तो अक्ल लगाओ आप। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं हमारी वर्केबिलिटी को, थोड़ा दिमाग से बोलो। सामने दिख रहा है मैडम फिर एक भी तो वो बोलते पानी की नहीं हो। कमी से, हाँ, ऐसे पहले भी बोल सकते थे। और दूसरा, किस तरह से और पानी की एक कमी से वर्केबिलिटी अफेक्ट होगी उसका भी बताओ आंसर। अपने मटेरियल के जो क्या बोलते हैं उसको, मिक्सचर प्रॉपर नहीं होने से, हाँ, और उसको टेम्परेचर से, हाँ, और मटेरियल टाइम पे अवेलेबल नहीं होने के कारण, और मटेरियल की क्वालिटी खराब होने के कारण। हाँ, क्वालिटी तो सही बोला है। ठीक है, हाँ? क्वालिटी से हो सकता है। क्वालिटी सही है, टाइम पे अवेलेबल नहीं होना वर्केबिलिटी उसको किसी तरह से रिलेट नहीं करता है। मगर अगर मटेरियल की क्वालिटी खराब है तो वो अफेक्ट कर सकता है। और आयुषी, हाँ मैम। वर्केबिलिटी समझाए क्या होती है वर्केबिलिटी? हाँ, हाँ, अभी पढ़ाया। वर्केबिलिटी बताओ क्या होती है? जो काम करने में हमको आसानी मिले। हाँ, और खलल कौन डालते हैं, किस कारण से हमारी वर्केबिलिटी अफेक्ट करती है? वही जो सक्षम ने बताया। तो अपन ने क्या वाटर। बताया? अपन भी बताओ ना, कुछ और भी बहुत सारी चीज़ हैं। कौन कौन सी? फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा वाटर कंटेंट होता है। पानी की जो मात्रा हम हमारे कंक्रीट बनने में मिलाते हैं वो सबसे बड़ा अफेक्ट करता है। अगर हम पानी ज़्यादा मिलाते हैं तो काम करने में तो हमको आसानी होगी, मगर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमारी स्ट्रेंथ जो हमको चाहिए है वो हमको नहीं मिल पाएगी। आई बात समझ में? दूसरी चीज, मैडम तो हमारा पानी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारे वर्केबिलिटी में। द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द कॉन्क्रीट शुड बी इन प्रॉपर रेशो, सही अनुपात में हमारा पानी होना चाहिए। अगर वाटर इज मच मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब हमारा अगर पानी क्या है बहुत ज़्यादा मिला दिया, इट विल रिजल्ट इन नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ कॉन्क्रीट। तो ये क्या करेगा, हमारा एक जैसा कॉम्पेक्शन कंपोजिशन नहीं बनाएगा कॉन्क्रीट का। आई इतनी बात समझ में? इफ वाटर इज लेस, अगर पानी कम हो गया, पानी अगर ज़्यादा हो गया तो सही तरह से हमारा एक जैसा कंपोजिशन नहीं बनेगा। अगर पानी कम हुआ, इट विल रिजल्ट टू हैंडल एंड प्लेस इन द पोजिशन। अगर हमारा कॉन्क्रीट में पानी कम है तो क्या होगा, सही से हमारा हैंडल नहीं होगा, मतलब सही से हम उसको हैंडलिंग नहीं कर पाएंगे और सही से हम उसको प्लेसिंग भी नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर हमने ढंग से प्लेस नहीं करा तो हमारा डिजायर्ड शेप नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब दोनों तरह से हमको दिक्कत है। पानी ज़्यादा भी मिलाएंगे तो भी एक नॉन यूनिफॉर्म चीज़ बनेगी और उतनी स्ट्रेंथ नहीं भी मिल पाएगी। और अगर पानी मिला भी, कम भी मिलाया तो क्या होगा, हैंडल नहीं होगा, प्लेस नहीं होगा, ये सारी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, अ हायर वाटर सीमेंट रेशो इज रिक्वायर्ड फॉर गुड वर्केबिलिटी।
तो वर्केबिलिटी की जब बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि हमको एक पानी थोड़ा ज़्यादा होते हुए मिलाना पड़ता है, मगर इससे काम करने में तो आसानी होती है, दिक्कत हमारी स्ट्रेंथ में आ जाती है। आई बात समझ में? जब हम हैंड मिक्स कर रहे हैं, मतलब हाथ से बना हुआ कंक्रीट बना रहे हैं, उस चीज़ में हमको ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मिक्स करने में हमको मजदूरी लगती है या मेहनत लगती है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर रेडी मिक्स कंक्रीट से कंक्रीट बन के आ रहा तो क्या वर्केबिलिटी, उसमें ऑलरेडी हमारे एडमिक्सचर मिले जिसके कारण से हमको आसानी हो ही जाएगी, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ होती है साइज ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। साइज ऑफ एग्रीगेट किस तरह से हमारा रोल निभाते हैं? पहली चीज़, अगर एक जैसे एग्रीगेट है, मतलब एक जैसी साइज के हैं, तो उसमें क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है? हमारी इंटरलॉकिंग सही से नहीं होती। एक ही साइज की चीज़ को अगर आप एक ही कटोरी में अगर एक ही साइज का लड्डू भर दोगे, कटोरी का एग्जांपल ले रही हूँ, कटोरी में एक ही साइज के लड्डू भरे, तो उन लड्डुओं के बीच में कहीं ना कहीं गैप होती है, ठीक है। और अगर हमने चूरा भर दिया, थोड़े छोटे थोड़े बड़े, तो क्या होगा? गैप कम हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? पूरी तरह से कटोरी फिल हो जाएगी। तो वही चीज़ की बात Yes, करते हैं madam. हम कि अगर हमको कंक्रीट बनाना है तो हर तरह के हम मटेरियल लेंगे, हर साइज़ के हम एग्रीगेट उसमें लेंगे, ठीक है, अलग अलग साइज़ के। और ऐसा भी नहीं कि हमने चूरी डाल दिया, आप बोलोगे मैं पूरा बारीक बारीक डाल दूंगा तो उनके बीच में क्या रहेगा? जगह खाली बचेगी नहीं, सारी खाली जगह में बारीक मटेरियल जा कर के घुस जाएंगे। तो भैया बारीक मटेरियल जितना रहेगा तो उतनी उसमें क्या होगी? डेंसिटी कम रहेगी। तो उसके कारण से हमारा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा? कमज़ोर बनेगा, ठीक है। तो हमारा साइज ऑफ एग्रीगेट भी हमारी वर्केबिलिटी को बहुत इफेक्ट करता है। अगर आपने बड़े बड़े साइज के एग्रीगेट ले लिए तो आपको मिक्स करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और वहीं आपका अनुपात जो है वो इम्प्रॉपर बनेगा। मतलब अगर एक तगाड़ी, आप जैसे रेशो की बात करते हैं 1:2:4, तो आपने एक तगाड़ी सीमेंट ली, 2 तगाड़ी रेती ली, 4 तगाड़ी क्या ले लिया? एग्रीगेट ले लिया। मगर एग्रीगेट अगर बड़ा ही बड़ा है तो उस तगाड़ी में एग्रीगेट की संख्या क्या हो गई? कम, है ना। बड़े बड़े एग्रीगेट कितने आएंगे? कम आएंगे। बारीक थोड़े छोटे साइज के होंगे तो क्या होंगे? ज़्यादा आ जाएंगे। तो साइज ऑफ एग्रीगेट भी हमारा एक बड़ा रोल निभाता है हमारे मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट में, कंक्रीट के मिक्सचर बनाने में। शेप ऑफ एग्रीगेट, शेप मतलब उसका आकार, ठीक है। ये साइज मतलब छोटा बड़ा, आकार मतलब उसकी बनावट, ठीक है। बनावट कैसी होनी चाहिए? तो ये किस तरह से हमारा रोल निभाता है? अगर हमारा शार्प एजेस है हमारे एग्रीगेट की, या राउंडेड हमारा मटेरियल है, तो वो भी अलग तरीके से हमारा रोल निभाता है, ठीक है। तो ये भी हमारे कंक्रीट की वर्केबिलिटी पे एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग है, ठीक है। सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, मतलब हमारे एग्रीगेट की सरफेस कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है, ठीक है। खुरदुरा होता है, मीटिंग एंड हो जाए तो वापस से रीजॉइन करना। अगर खुरदुरा है तो वो अलग टाइप से हमारा रोल निभाएगा, मिक्स करने में प्रॉब्लम आएगी, प्लेसिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और हमारे मटेरियल को प्लेस करने में भी दिक्कत आएगी। तो हमारा एक सरफेस टेक्सचर है वो भी एक बड़ा रोल निभाता है। पोरोसिटी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट, हमारा मटेरियल जो है वो पोरस नहीं होना चाहिए, उसमें छिद्र नहीं होने चाहिए, ठीक है। पोरोसिटी के कारण क्या होता है? हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब पानी को सोखना, ठीक है। पोरस होगा मटेरियल, पोर्स होंगे, छेद होंगे, तो वो छेद क्या करेंगे? पानी को ग्रहण कर लेंगे, संग्रहण कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, सोख लेंगे। तो हमारा पोरोसिटी भी एक नया रोल निभाता है और एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है हमारा वर्केबिलिटी अफेक्ट करने को। एक तो पहले ही पानी कम होगा और पोरस मटेरियल होगा तो वो पानी को और एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो कंक्रीट कैसे? सूखा सूखा बनेगा, ठीक है। तो वो ना तो ढंग से प्लेस होगा ना कॉम्पैक्ट होगा। तो इसलिए हमारा पोरोसिटी और एब्जॉर्प्शन ऑफ कंक्रीट भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है हमारे उसमें वर्केबिलिटी में। फिर क्या होता है? एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स, जो हमने उसमें एयर एंट्रेनिंग एजेंट डाले हैं
वो भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। एयर एंट्रेनिंग एजेंट मतलब मैंने यहाँ पर पढ़ाया था आपको एडमिक्सचर्स में, ठीक है। एयर एंट्रेनिंग एजेंट क्या होते हैं, ये अगर हम डालते तो हमारा कंक्रीट वर्केबल बनता है, ठीक है। ये एक अच्छा रोल निभाते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है इतनी बात? कुछ पॉइंट अगर नहीं आ रहा हो तो बताना मुझे, ठीक है। फिर दूसरा चीज़ आती है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अगर मानो गर्मी है तो पानी क्या होगा, एब्जॉर्ब होता जाएगा, जल्दी जल्दी सूखता जाएगा, ठीक है। तो जो पानी हमने डाला है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण ही क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, या कुछ ना कुछ उसमें लॉस होगा पानी का। तो क्या मानते हैं हम कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है हमारे कंक्रीट की वर्केबिलिटी में। आया इतना समझ? ये पढ़े हमने साइज ऑफ एग्रीगेट, शेप ऑफ एग्रीगेट, सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, पोरोसिटी, छिद्र उसमें होना, एयर एंट्रेनिंग एजेंट एक अच्छा रोल निभाते। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ठंडा है तो अच्छा रोल निभाएगा, गर्म है तो बुरा रोल निभाएगा, ठीक है। वाटर कंटेंट तो एक महत्वपूर्ण रोल निभाते, इसीलिए ये बोल्ड में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारी कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, या हमारी कंक्रीट या सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ठीक है। द कंक्रीट possess द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसमें, ठीक है। इट हैज़ हाई कॉम्प्रेशन स्ट्रेंथ। कॉम्प्रेशन में हम मानते हैं कि हमारा कंक्रीट बहुत अच्छा होता है, मगर जो टेंशन होता है उसमें बहुत वीक होता है। टेंशन और कॉम्प्रेशन आपको पता है क्या होता है? कंप्रेशन तो हम पहले ही दिन से पढ़ रहे हैं, ऐसा लोड, दबाव, ठीक है, तनाव और खिंचाव। अगर मैं दोनों साइड से लोड लगा रही हूँ इक्वल एंड अपोजिट, तो क्या होगा, ये कॉम्प्रेस होगा, ठीक है, दबेगा। तो इस प्रकृति का या इस तरह का लोड लेने में कंक्रीट हमारा अच्छा होता है, ठीक है। मगर हम जो खिंचाव वाला लोड देते हैं हमारे कंक्रीट पे, इसमें हमारा कंक्रीट क्या होता है, वीक, ठीक है। तो ये टेंशन की जब लोड लगेगा इक्वल एंड अपोजिट, हम इस लोड को खींचेंगे तो हमारा क्या होगा, एक क्रिटिकल प्लेन बनेगा। जहाँ से हमारा कंक्रीट वीक होगा उस तरह से हमारे क्रैक डेवलप हो जाएंगे। बहुत जगह पे आप देखना कि जो दीवारें होती है उसमें क्रैक होते हैं, आफरती आ जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ से क्रैक होगा वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट मतलब टूटने वाला पॉइंट, ठीक है। 2-3 बार मैं क्रिटिकल पॉइंट को भी डिस्कस कर चुकी हूँ। किसी भी स्ट्रक्चर में अगर हमारा क्रिटिकल पॉइंट अराइज होता है तो मतलब स्ट्रक्चर जब भी फेल होने की कंडीशन में आएगा तो स्ट्रक्चर उसी जगह से पहले टूटेगा, ठीक है, वो उस पॉइंट से। तो क्या होता है, हमारा जो कंक्रीट रहता है वो किस चीज़ में बेस्ट होता है, हमारे कंप्रेशन स्ट्रेंथ में। कौन सी ताकत में? दबाव वाली ताकत में हमारा कंक्रीट अच्छा होता है या हाई होता है, ठीक है। इट इज़ फ्री फ्रॉम कोरोजन एंड देयर इज नो एप्रिशिएबल इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एजेंट ऑन इट। क्या मानते हैं, हमारा जो कंक्रीट रहता है वो जंग निरोधक रहता है, मतलब हमारी जंग नहीं लगती है कभी भी। कंक्रीट की एक टेंडेंसी होती है, या हम उसमें सरिया भी डाल करके बनाते हैं तो वो जंग से फ्री रहता है, ठीक है, जंग नहीं लगने देता है। अगर हम लोहे का या स्टील का कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो एक ही स्थिति में वीक होता है कि उसमें जंग नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। आई इतनी बात समझ में? तो कंक्रीट की एक अच्छी क्वालिटी रहती है कि ये जंग लगने से बचाता है या जंग नहीं लगने देता है, या खुद के अंदर जंग नहीं लगती है इसमें। देयर इज नो एप्रिशिएबल इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एजेंट, मतलब इस तरह के कोई सीरियस हमारे एटमॉस्फेयर से ये नुकसान नहीं पहुंचता है इसमें, ठीक है। या तो पानी आया या फिर हमारा बर्फ़ पड़ी या टेम्परेचर हाई हो गया, तो इस तरह के हमारे वातावरण के जो एजेंट है हमारे कंक्रीट पे कोई इतना खासा इफेक्ट नहीं डालते, ठीक है। इट हार्डन्स विथ एज, ये समय के साथ या इसकी उम्र के साथ क्या होता है, हार्ड होता है। एंड प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर द कंक्रीट हैज़ अटेंडेड सफिशिएंट स्ट्रेंथ।
ऐसा माना जाता है, मैंने बोला था आपको क्यूरिंग 28 दिन तक होती है, तरी जो होती है 28 दिन तक होती है, मगर उसके बाद हाँ भी मैडम। 28 दिन तक मतलब वो पानी के द्वारा उसमें हेल्पफुल रहता है, मतलब अगर पानी आप 28 दिन तक देते हो तो वो हेल्पफुल रहता है। मगर क्या होता है कि कंक्रीट थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ समय के साथ गेन करता रहता है, हल्की हल्की, बिल्कुल नेग्लिजिबल रहती है वो। आप जब आरसीसी पढ़ोगे तो स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम कंक्रीट का भी बनता है, तो वो देखोगे तब आपको समझ में आएगा। मगर तरी का जो रोल रहता है वो 28 दिन तक हम देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे 3 दिन 7 दिन। हमने याद है पिछली क्लास में कंक्रीट के क्यूब, सॉरी सीमेंट मोर्टार के क्यूब बनाए थे टेस्ट में, एक को 3 दिन के लिए पानी में रखा था, एक को 7 दिन के लिए पानी में रखा था। सक्षम? हाँ मैडम, है रखा ना? था। एक को 3 के लिए, एक को 7 के लिए। एक को ये 3 दिन के लिए आफ्टर 3 days रखा था और इसको 7 दिन के लिए रखा था। तो पानी में रखने का रोल क्या था हमारा, एक को 3 दिन तक हमने तरी दी और एक को 7 दिन तक तरी दी, ठीक है? तो स्ट्रेंथ बड़ी थी, है ना? हाँ मैडम। एक में 160 आई थी 3 दिन वाली में, और फिर अगले 7 दिन बाद कितनी, 220 आई थी। तो 160 के बाद हाँ में मैडम। स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई, बढ़ गई। तो हम ये मानते हैं कि हमारा एज के साथ में जो हम उसको क्यूरिंग करते हैं, तरी करते हैं, तो वो 28 दिन तक कारगर होगी। अगर 28 दिन तक हम अच्छे से तरी करते हैं तो 28 दिन तक हमारी स्ट्रेंथ मजबूत होगी, या स्ट्रक्चर हमारा मजबूत होता जाएगा या मजबूत बनेगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? और इट इज प्रूव्ड टू बी मोर इकोनॉमिकल देन स्टील। अगर हम जहाँ लोहा यूज कर रहे हैं तो उसके मुकाबले में हमारा ये कंक्रीट किफ़ायती बनता है, ठीक है? इट फॉर्म्स अ हार्ड सरफेस केपेबल ऑफ रेजिस्टिंग एब्राशन। कोई भी टूटने या घिसने या हमारे कोनों के खुरदुरे होने से हमारा कंक्रीट रेजिस्ट करता है, मतलब विरोध करता है, या हमारी सरफेस को हार्ड करता है। आई इतनी बात समझ में? मैडम वो थर्ड वाला पॉइंट नहीं आया। It hardens with the age and processes of hardening continue for the long time after the concrete has attained a sufficient strength. ठीक है, डेज में, ठीक है, 3 days, 7 days, 14 days, 28 days, एक्स एक्सिस ग्राफ। आ रही है आवाज? बोलो फटाफट से, ग्रुप में के ज्वाइन करें। हेलो। हाँ सक्षम, बोलो, ग्रुप में इन्फॉर्म करो कि ज्वाइन करे जल्दी से लेक्चर। हाँ मैडम।
देखो, तीसरा पॉइंट जो आपने बोला उसमें क्या था हमारा कि ईट हार्डन्स विद द एज। क्या होता है, ये अपनी उम्र के हिसाब से हार्ड होना चालू होता है। प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग टाइम। ये लंबे समय तक इसकी प्रोसेस हार्ड होने की चलती रहती है। आफ्टर द कॉन्क्रीट हैज़ बीन अटेंडेड सफिशिएंट स्ट्रेंथ। क्या होता है, एक पॉइंट मैंने आपको बताया 28 दिन तक जो स्ट्रेंथ होगी हमारी बढ़ती जाएगी। ठीक है, 28 दिन तक हमारी जो स्ट्रेंथ होगी वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, कहाँ तक बढ़ती जाएगी? 28 दिन तक हमको इसकी तरी मायने रखती है। ठीक है, तरी जब तक करते हैं हम, धीरे धीरे हमारा ग्राफ ऊपर जाता है। कौन सा ग्राफ जा रहा है? ये स्ट्रेंथ है। ये 0 स्ट्रेंथ से धीरे धीरे हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब बढ़ती जा रही है। ठीक है, और वहीं कहाँ तक हम 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन तक हमारी तरी मायने रखती है, मतलब क्यूरिंग मायने रखती है। ये हमारा ग्राफ जो है क्यूरिंग के अकॉर्डिंग है हमारा, कि हमारी क्यूरिंग अगर 28 दिन तक होती है तो हमारी स्ट्रेंथ में बढ़त होती जाती है। उसके बाद 28 दिन के बाद हम इसमें तरी नहीं करेंगे, क्यूरिंग करना बंद कर देंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा फिर इतना इफेक्ट उसमें नहीं पड़ता है। फिर क्या होता है, तो भी धीरे धीरे हमारी स्ट्रेंथ हल्की हल्की बढ़ती जाती है। ठीक है, मतलब कंक्रीट में ये चीज़ होती है कि समय के साथ जब स्ट्रेंथ पूरी गेन कर लेता है वो 28 दिन के बाद भी, तो थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ हमारे कंक्रीट में बढ़ती जाती है। मतलब कंक्रीट क्या होता है, कठोर होने लगता है। ये प्रॉपर्टी होती है हमारे अच्छे कंक्रीट की। आई अब बात समझ में? ये थर्ड पॉइंट। हाँ मैडम। ठीक है, वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ आपके ये 2 टॉपिक जो मेन हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। पहला तो मैंने पढ़ाया था वर्केबिलिटी, ईज ऑफ वर्किंग, हमारे बनने में आसानी। ठीक है, वर्केबिलिटी, या फिर मैंने कंक्रीट की अलग अलग प्रोसेस बताई थी। एक होती है बैचिंग, मतलब एक सही अनुपात में मिलाना। ठीक है, दूसरी स्टेप होती है हमारी मिक्सिंग, उसको सूखा मिलाना, और मिक्सिंग के अंदर ही पानी डाल करके जितना पानी उसमें आवश्यकता है वो डाल करके अच्छे से मिलाना। अच्छे से मिलाना मतलब होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब हमारा कंक्रीट एक सार हो जाना चाहिए, मतलब जो हमारा कंक्रीट का मिक्सचर है वो एक जैसा बन जाना चाहिए। ठीक है, बैचिंग मतलब सूखा प्रपोर्शन को कलेक्ट करना, मिक्सिंग मतलब उसको सूखा मिलाना, फिर पानी डालकर मिलाना, हैंडलिंग मतलब उसको हैंडल करना या फिर किसी चीज़ में कैरी करना, ट्रांसपोर्ट मतलब उसको परिवहन करना, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना जहां पर वो बनने वाला है। प्लेसिंग मतलब किसी भी चीज़ में हमको डालना, पोर करना या डालना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कॉम्पेक्शन, मतलब उसको ठुकाव करना। ठीक है, सही तरह से हमको उसको ठोकना ताकि उसके सारे एयर बबल क्या हो जाए, निकल जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ होती है हमारी कंक्रीट की, ये सारी प्रोसेस होती है। ठीक है, अब इन सब को करने में हमको क्या चाहिए, वर्केबिलिटी चाहिए, मतलब आसानी चाहिए। वो चीज़ होती है हमारी वर्केबिलिटी। ठीक है, अब आसानी में खलल क्या क्या चीज़ें डाल सकती हैं, तो वो बताए थे मैंने, फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग। पहला फैक्टर था हमारा वाटर कंटेंट, पानी को कम मिलाना, ज़्यादा मिलाना हमारा फैक्टर्स ईज ऑफ वर्किंग में प्रभाव डाल सकता है। अगर कम पानी मिलाते हैं तो हमारी ईज ऑफ वर्किंग कम हो जाएगी, मगर अगर और ज़्यादा मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भी पानी डाल देंगे ना तो भी ईज ऑफ वर्किंग चली जाएगी, क्योंकि क्या हो जाएगा, हमारे कंक्रीट में से सीमेंट बहने लगेगी या बहुत तरल पदार्थ में हो जाएगी। सैंड और एग्रीगेट तो अपनी जगह पर बने रहेंगे, मगर सीमेंट में अगर ज़्यादा पानी हो गया तो सीमेंट पानी के साथ बह जाएगी, मतलब हमारे जो मिक्सचर बनाया है उससे अलग हो जाएगी, सेग्रीगेट हो जाएगी। साइज़ ऑफ एग्रीगेट भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं हमारे किसको बनाने में, कंक्रीट को बनाने में। साइज़ अगर ज़्यादा बड़ा है तो ईज़ ऑफ काम करने की कार्यशैली में थोड़ा सा प्रभाव आ जाएगा। शेप, अगर उसके शेप सही नहीं है तो भी हमारे कार्य पर प्रभाव डालेंगे। उसकी अगर सरफेस अगर दिक्कत वाली है, सरफेस सही नहीं है, प्लेन नहीं है हमारे कंक्रीट के मटेरियल की, तो भी एक बड़ा रोल निभाएगी। पोरोसिटी मतलब अगर उसमें किसी प्रकार के छिद्र है, एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी है,
तो क्या होगा, हमारा जो पानी को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और वर्केबिलिटी पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, एयर इंट्रेंड एजेंट ये एक अच्छा प्रभाव डालते हैं हमारे कंक्रीट के बनने को। ठीक है, फिर अगला होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एक अच्छा रोल निभाते हैं हमारे कंक्रीट के बनने को, क्योंकि अगर हमारा टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर है तो कंक्रीट अच्छे से मिल जाएगा। अगर ठंडा टेम्परेचर है तो हमारा कंक्रीट के साथ तरल रहेगा। ठीक है, अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर है, 0 से कम है, तो कंक्रीट क्या होगा, जमने लगेगा, कंक्रीट का जो पानी है वो जमने लगेगा। और अगर खूब गर्म टेम्परेचर है, खूब ज़्यादा गर्मी है, तो जो पानी इसमें डाला है वो इवापरेट होगा। तो क्या होता है, टेम्परेचर भी हमारे कंक्रीट की वर्केबिलिटी या ईज ऑफ वर्किंग पे एक बड़ा प्रभाव डालते हैं। आई इतनी बात समझ में? अब अगला था हमारी प्रॉपर्टीज़। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है कंक्रीट में, कि या क्या क्या अच्छी चीज़ें होती है। ठीक है, पहली अच्छी चीज़ तो कि ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेने में, दबाव वाले लोड को झेलने में हाई होता है, अच्छा होता है। अगली चीज़ क्या थी, हमारे कोरोजन नहीं लगाता, जंग नहीं लगाता है। ठीक है, और देयर इज़ नो अप्रिशिएबल इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एजेंट, या कोई भी हमारे एटमॉस्फेयर या वातावरण के कोई से भी एजेंट को पे रोल लेने में ये कोई इफ़ेक्ट नहीं देता है। ठीक है, मतलब हर वातावरण के जो अलग अलग से टेम्परेचर है या अलग अलग जो भी स्थितियाँ होती है, पानी, धूल, मिट्टी, हवा, पानी, इस सब पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर तीसरा पॉइंट था, ये अपनी उम्र तक क्या होता है, हार्डन होता जाता है। जितनी इसकी उम्र होती है, कुछ ना कुछ भले नेग्लिजिबली हार्ड होता जाए या नेग्लिजिबली इसकी स्ट्रेंथ आती जाए, तो ये क्या होती है, उम्र के साथ ये हार्ड होता ही रहता है। थोड़ी थोड़ी नेग्लिजिबली स्ट्रेंथ इसमें बढ़ती जाएगी। नेग्लिजिबल क्यों बोलते हैं, कि वो इतनी कम होती है कि हमको समझ में नहीं आती है। ठीक है, जो सडन बढ़ती है ना, जो अचानक से बढ़ती है, जैसे 220 और 160 में डिफरेंस हमको दिख रहा है। अगर मैं बोलूँगी 220.001 और 220.002, तो क्या हुई, नेग्लिजिबल बढ़ी, 0.001 बढ़ी दोनों में से, है ना। तो ये बहुत नेग्लिजिबल है, मतलब उतनी तो हम ध्यान भी नहीं देते हैं। ठीक है, जो आगे की दे रहे हैं 1, 2, 3, 160 से 220 तक भी ध्यान दे रहे हैं, तो वो हमको समझ में आ रहा है कि वो दिखती है। नेग्लिजिबल मतलब हम दिखती नहीं है या हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो क्या बोलते हैं, ये एज के साथ में जितनी इसकी उम्र रहती है वह ऐसा बढ़ता जाता है, हार्ड होता जाता है, कठोर होता जाता है। प्रोसेसेस द हार्डनिंग कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग टाइम आफ्टर, मतलब ये लंबे समय तक बढ़ता जाता है। आफ्टर द कॉन्क्रीट हैज़ बीन अटेंडेड द सफिशिएंट स्ट्रेंथ। सफिशिएंट स्ट्रेंथ कब तक ले लेता है कॉन्क्रीट, हमारा 28 दिन पे। ठीक है, मगर कहते हैं कि 28 दिन के बाद भी हमारा कॉन्क्रीट बढ़ता जाता है या स्ट्रेंथ लेता जाता है। इट प्रोवाइड्स टू बी मोर इकोनॉमिकल दैन द स्टील। स्टील के मुकाबले ये किफ़ायती रहता है। स्टील स्ट्रक्चर हमारा महंगा पड़ता है और कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर हमारा थोड़ा सस्ता पड़ता है। ठीक है, इट फॉर्म्स अ हार्ड सरफेस कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग एब्राशन। इसकी सरफेस हार्ड होती है और ये एब्राशन या घिसाव या छिलाव को झेलने में कैपेबल होती है। आई इतनी बात समझ में? सभी को फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग वर्केबिलिटी और हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, आई अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग।